हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम एयरफोर्स शिफ्ट 3 सोल्व करने जा रहे हैं, जो लेटेस्ट पेपर है आपका एयरफोर्स का शिफ्ट 3। फर्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये आपका। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला, एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, चाहे कोई भी एनर्जी आपका, सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या आता है, सेम। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ क्या है, कांस्टेंट है, एम क्या यहाँ पे मास है, वी क्या यहाँ पे वेलोसिटी। तो काइनेटिक ये 1/2 क्या है बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एम, वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस का एल और टाइम का टी। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो m1l2t-2। चाहे कोई भी आपके पास एनर्जी है, जैसे ये काइनेटिक एनर्जी था, इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम। ऐसे अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा mgh, तो इसका भी फार्मूला डायमेंशन इसके साथ क्या करेगा, मैच करेगा। देखो मास का क्या होता है m, ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है, lt स्क्वायर। और ये डिस्टेंस है, हाइट है, तो ये l, तो m1l² t-2। चाहे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी है, सभी का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला सेम। तो क्या ऑप्शन आएगा ये हमारा m1l2t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, गलत है। आपको कुछ पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे सन है, सन लाइट छोड़ता है, और लाइट किस नेचर की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। और इसको चलने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती, मीडियम की। तो ये किससे चलती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और ये इसकी स्पीड किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट बताना था आपने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। तो दे कैन आल्सो मूव इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में चल सकती है, ये तो सही है। इनकरेक्ट ढूंढना था आपने। दे आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। दे मूव विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट से रन करती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, फर्स्ट हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3 रजिस्टर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर इज इन पैरेलल एंड देन इट्स कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस आर, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट विल बी। आपके पास 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर आर। और ये तीनों किसमें है बेटा, पैरेलल में। जब 3 रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट क्या आता है, r/3। क्या आता है, r/3। अगर ये सेम सेम होते तो जितने होते हैं रेजिस्टेंस उसको उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसने क्या बोला, इफ 3 रजिस्टर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, तीनों के रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल, इन पैरेलल। तो ये तीनों पैरेलल है, कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है आर जो इसके किस में है, सीरीज में लगा हुआ है। तो आपने उसका क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो इसको आर इक्विवेलेंट को क्या मान लेते हैं बेटा, इसका आर डैश मान लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट डैश प्लस में आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट का, जो हमारा आंसर हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट डैश कितना है हमारे पास, r/3 प्लस में आर, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4r/3।
तो कौन सा ऑप्शन मैच करने लग रहा है हमारा? ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट, आपके पास एसी सर्किट दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है आपके पास में, वोल्टेज की इक्वेशन है 100 साइन 100 टी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या दे रखी है बेटा? वोल्ट। एंड करंट दे रखा है आपके पास 100 साइन 100 टी प्लस में π/3, और ये मिली एम्पियर में दे रखा है करंट। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, तो आपसे पावर डिसिपेटेड पूछी गई है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होती है V RMS IRMS इनटू cos फाई। ये एवरेज पावर डिसिपेटेड का क्या ये फार्मूला? VRMS IRMS इनटू cos फाई। ये जो आपके पास में दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है आपके पास में 100 साइन 100 टी, और आपके पास करंट दे रखा है 100 साइन 100 टी प्लस में π/3, ये मिली एम्पियर में है, और ये किस में दे रखा है? वोल्ट में। ये जो आपके आगे दे रखा होता है ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है इसका, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू। इसको V नोड है, इसको डिवाइड बाई √2 कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? VRMS में। तो ये कितना दे रखा है आपके पास में? V नोड की वैल्यू है 100। अगर इसको पीक वैल्यू को VRMS में चेंज करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? √2 से, √2। और यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू क्या है करंट की? 100। ये पीक वैल्यू है, इसको किस में चेंज करना आपने? IRMS में। तो इसको भी क्या करेंगे? √2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस है, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, इसमें से इसको क्या कर देंगे? सबस्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारा पिछला लास्ट पेपर डिस्कस किया था, वहाँ भी फेज पूछा गया था आपसे, फेज डिफरेंस निकालो। इसमें से इसको क्या कर देंगे? डिफरेंस निकाल देंगे इसका। 100 टी प्लस π/3 माइनस में 100 टी, तो ये क्या है? इसका फेज डिफरेंस आ जाएगा। ये आपका 100 टी से 100 टी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा फेज डिफरेंस कितना है? π/3। तो यहाँ पे कोस π/3, कोस π/3 कितना होता है? पाई की वैल्यू होती है 180। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। 100 √2 कितना आ जाएगा? 200। और ये कितना है? कोस 60, कोस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 50, इसको इससे डिवाइड करेंगे 25, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2500। और इसकी यूनिट देखो बेटा, ये पीछे क्या है? मिली। मिली है तो 10⁻³ मिली होता है 10⁻³ ऐसा ही सिस्टम में चेंज करेंगे इसको, तो 10⁻³ तो ये यूनिट किस में आ जाएगी? पावर की वाट में, ऐसा यूनिट में। क्योंकि ये तो वोल्ट में था, ये हमारा किस में था? CGS सिस्टम में था, तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपको ऐसा ही सिस्टम में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका, इससे 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, -1 बचेगा 2.5 वाट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क डिपेंड्स ऑन। जो टॉर्क है कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपने टॉर्क का फॉर्मूला भी देखा होगा, टॉर्क किसके इक्वल होता है? R क्रॉस F के। रदरफोर्ड से याद रख सकते हैं इसको, R क्रॉस F। इसकी डायरेक्शन किससे निकालते हैं? राइट हैंड से। R क्या होती है यहाँ पे? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और ये फोर्स है। इन दोनों का क्या होता है? ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें कौन सा टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें मास आया गया। रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पाथ एंड फोर्स, रेडियस नहीं है, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। ये क्या? फोर्स एंड मोमेंट ऑफ आर्म। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं बेटा? मोमेंट ऑफ आर्म। और फोर्स का क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है। इसको आर को क्या बोलते हैं बेटा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई एक रोड है आपके पास में, इसकी ये एक्सिस क्या है?
फिक्स है, जिसके अबाउट ये क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। हमने यहाँ पे इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, ये r, और ये क्या है f। तो टॉर्क किसके इक्वल होगा, r क्रॉस f, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या r f परपेंडिकुलर कर दो या r परपेंडिकुलर f कर दो, ये दोनों क्या होते हैं, सेम। तो यहां से r f और f के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, साइन 90। जब क्रॉस हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, साइन आता है, तो साइन 90 मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम टॉर्क लगने लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए लाइट रे इज पासिंग थ्रू ए थिन प्रिज्म। एक लाइट रे है, पास करने लग रही है थिन प्रिज्म में, और उसका एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 8 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, प्रिज्म का। इफ द एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है प्रिज्म का 2 डिग्री। तो आपको प्रिज्म दे रखा है बेटा, ये थिन प्रिज्म है। थिन प्रिज्म का मतलब क्या है, उसका एंगल बहुत कम है। ये क्या एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये कितना दे रखा है इसने, 8 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म। और यहाँ पे और क्या दे रखा है, मिनिमम डेविएशन। ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी, मोनोक्रोमैटिक लाइट, यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे, यहाँ से फिर ये क्या होएगी, डेविएट होएगी। तो ये इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, ये इतनी डेविएट होगी, इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन एंगल। ठीक है, यहाँ से ये रे आई, यहाँ से नॉर्मल डालेंगे, ये n1, और ये नॉर्मल क्या है, n2। और लाइट जब ये उसके साथ एंगल बनाती है, डायग्राम में कुछ गड़बड़ हो गई बेटा, ये नॉर्मल था आपका, ये इंसिडेंट एंगल होगा, यहाँ से ये रे पैरेलल जाएगी, यहाँ पे क्या डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे, और ये लाइट यहाँ पे डेविएट हो जाएगी। लाइट को जाना चाहिए था एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन, लाइट क्या होगी, डेविएट होगी। इस एंगल को क्या बोलेंगे, डेविएशन। लाइट अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुई, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो यहाँ पे अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, थिन है, थिन प्रिज्म है, मिनिमम डेविएशन का फार्मूला होता है आपका डेल्टा मीन का, म्यू -1 इंटू ए। ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं कर पाओगे। डेल्टा मीन इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है जब थिन प्रिज्म होता है। थिन प्रिज्म का मतलब एंगल वैसे 60 डिग्री होता है, एंगल प्रिज्म 45 का भी हो सकता है, लेकिन ये 0 डिग्री से लेके 10 के बीच में। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है, 8 डिग्री, और मिनिमम डेविएशन एंगल कितना दे रखा है आपके पास, 2 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या मान लिया, म्यू। तो डेल्टा मीन कितना आपके पास, 2 डिग्री, म्यू -1, ए कितना आपके पास, 8 डिग्री। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, म्यू -1, यहाँ पे 4 था, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/4 इक्वल टू म्यू -1। तो आगे इसको सोल्व करेंगे, ये टर्म इस साइड आ जाएगी, म्यू इक्वल टू 1 प्लस में 1/4, तो एलसीएम लेंगे 5/4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, ये 1, 2, 5। तो ये आंसर किसके साथ मैच करने लग रहा है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 333 कैलोरी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 167 कैलोरी, देन द हीट सप्लाई इज। आपने हीट सप्लाई पूछी गई है आपसे, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पता है, डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू के। ये आपका कौन सा लॉ है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन दे रखा है, वर्क डन कितना आपके पास में 333 कैलोरी प्लस में, और आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये डेल्टा यू क्या आपकी इंटरनल एनर्जी, उसका चेंज कितना दे रखा है आपके पास में 167 कैलोरी। तो डेल्टा क्यू आ जाएगा, हीट सप्लाई, इसको हीट सप्लाई को डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं, ये इंटरनल एनर्जी, ये क्या आपका वर्क डन। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 + 3 10, 6 + 3 9 और 10 एक कैरी 3 4 और एक कैरी 5 कैलोरी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का जो लॉ है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो केपलर ने 3 लॉ दिए थे, जो केपलर का जो सेकंड लॉ है वो किसको बताता है बेटा, एरियल वेलोसिटी को, dA/dt वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, किसके इक्वल होती है, एंगुलर मोमेंटम L/2m। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है, ये L क्या है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, एरियल वेलोसिटी, एरिया का टाइम के साथ चेंज होना, उसको क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। तो ये लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, कौन सा, ये एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन इज 75% एंड द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज 300 जूल, द वर्क डन इज। आपके पास एक कार्नोट हीट इंजन दे रखा है, ये बेटा एयरफोर्स का फेवरेट टॉपिक्स है, जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको बताया था एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, 1 में T2/T1 इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई क्यू। तो ये फॉर्मूला बेटा, T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T1 क्या है, T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T2 है टेम्परेचर ऑफ सिंक। ये सिंक है और ये क्या है, सोर्स है, और ये क्या है, एफिशिएंसी है, और ये क्या है, वर्क डन, और ये हीट सप्लाई। ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो एफिशिएंसी दे रखी है आपके पास में, ईटा की वैल्यू दे रखी है बेटा 75%। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 75 डिवाइड बाई 100। अगर इसकी परसेंट हटाऊंगा तो मैं, तो डिवाइड बाई 100 करूंगा, ये 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/4। ये ईटा एफिशिएंसी आ गई इसकी 3/4। तो आपसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है, तो इसको इक्वेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वर्क पूछा है उसने, क्यू दे रखा है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 300 जूल, 300 जूल इक्वल टू ईटा, ईटा कितना है 3/4। इसको सोल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में W इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 900 जूल डिवाइड बाई 4। इसको डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, 1 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा 5। तो हमारा ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ द हीट गिवन टू द सिस्टम इज 100 जूल, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ऑफ द सिस्टम विल बी। आपकी कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट है। तो डेल्टा टी भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इंटरनल एनर्जी भी किसके इक्वल होगी बेटा, 0 के। अगर टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी।
इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, जीरो के। तो आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या बोलता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। अगर आपकी इंटरनल एनर्जी जीरो है, क्योंकि टेम्परेचर क्या था बेटा यहाँ पे कांस्टेंट था, आइसोथर्मल प्रोसेस थी, तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के। और इसने दे रखा है आपका हीट गिवन टू द सिस्टम, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 100 जूल। तो यहाँ पे 100 जूल पुट कर देंगे तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू के। तो ये वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन उसका कितना आ गया, 100 जूल, और इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। तो वर्क डन आपका कितना है, 100 जूल, और इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना है आपका, 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस फ्लूइड, विस्कस लिक्विड में कोई बॉडी गिराई गई है, इफ द रेडियस ऑफ द बॉडी इज डबल, अगर उसका बॉडी का रेडियस को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, इट्स टर्मिनल वेलोसिटी विल बी, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लेते हैं बेटा एक ये आपके पास क्या है, कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर क्या है, लिक्विड है, और ये यहाँ तक भरा हुआ है। तो यहाँ से एक बॉल गिराई गई, तो उस बॉल का रेडियस कितना है, आर, बॉल का रेडियस क्या है, आर, और ये किससे बनी हुई है, इसकी डेंसिटी है रो एस, और डेंसिटी लिक्विड की क्या है, रो एल, और इसका वॉल्यूम कितना मान लेते हैं बेटा, इसका वी, वी क्या है इसका वॉल्यूम, इस बॉल का, जो लोहे की या स्टील की कुछ भी हो सकती है, आपने इसको लिक्विड में छोड़ेंगे तो इसके ऊपर क्या क्या होगा, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इसका ये डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। तो पहले ये जैसे नीचे जाएगा तो अर्थ इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, mg नीचे लगेगा इसके नीचे, और पानी है इसके ऊपर क्या लगाएगा, बुएंट फोर्स लगाएगा, एफ थ्रस्ट फोर्स। तो फोर्स बुएंट हमेशा अपवर्ड लगता है, mg के अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये बुएंट फोर्स लग गया, और लिक्विड है, लिक्विड के अंदर क्या होगी बेटा, विस्कोसिटी होगी, तो विस्कोसिटी होगी तो वो भी क्या करेगा, लिक्विड भी उसको रोकने की कोशिश करता है, तो इस पे साथ में क्या लगता है बेटा, विस्कस फोर्स एफ और जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल, तो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे चलना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ, mg माइनस में बुएंट फोर्स माइनस में विस्कस फोर्स किसके इक्वल, मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन जब यहाँ पे बॉडी जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती बेटा, 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन का सेकंड लॉ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो mg माइनस में बुएंट फोर्स किसके इक्वल होता है, और आपको आपका जो फर्स्ट पेपर था एयर फोर्स का उसमें भी बुएंट फोर्स निकाला था हमने, तो बुएंट फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल। तो ये बॉडी अंदर जाएगी लिक्विड में, इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया और उसका वेट क्या होगा उस लिक्विड का, वो किसके इक्वल होगा, डेंसिटी लिक्विड की, वॉल्यूम कितना था इसका v, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना आ जाएगा उसका, मास आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, g से। तो ये रो वी एल रो वी जी ये आ जाएगा आपका बुएंट फोर्स। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला स्टोक्स ने दिया था बेटा, क्या होता है, 6 पाई एटा आर वी, और ये वी किस वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, ये बॉडी किसके टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगी, वीटी किसके इक्वल है, ये मास, तो एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0। तो यहाँ पे क्या था, ये मास किसका था, इसका बॉडी का, ये किसके इक्वल होगा, डेंसिटी किसकी, इस बॉडी की कितनी है, इसकी रो एस, वॉल्यूम कितना है इसका v इंटू जी, रो एल वी जी इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी टी, ठीक है। इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो बेटा, रो एस माइनस रो एल इक्वल टू वी जी इक्वल टू
6 पाई एटा आर वी टी। ठीक है। और आपको पता है बेटा ये बॉल कैसी है, स्पेरिकल है। स्पेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। रो एस रो एल वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस कितना था इसका, आर क्यूब जी। तो यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर देंगे स्पेरिकल बॉडी का, 6 पाई एटा आर वी टी। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4/3 पाई, ये बार ले लेते हैं तो यहां से आर स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, और जी भी रो एल रो रो एस रो एल डिवाइड बाई 6 एट्टा, एट्टा भी नीचे आ जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी के। तो इसको जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, यहाँ से ये 2 और यहाँ पे 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2/9 पाई 2/9 एटा पाई आर स्क्वायर जी रो एस माइनस में रो एल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये डेरिवेशन, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। लेकिन यहाँ पे देखो 2 भी कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, एटा जो विस्कस है उसकी ये भी तो क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। जी 9.8 होती है अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। जो डेंसिटी है जो जिस लोहे का बना होगा ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, डेंसिटी जिस लिक्विड की है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के आर स्क्वायर के। अगर आपको ये रिलेशन पता होता तो ये क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व हो जाता, लेकिन ये डेरिवेशन कैसे आया बेटा ये आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या बोला उसने, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड, रेडियस से है बॉडी का क्या कर दिया, डबल कर दिया। पहले रेडियस कितना था, आर था, अब रेडियस कितना हो गया उसका, ये ओल्ड वाला रेडियस है बेटा, अब न्यू रेडियस, तो इसका डबल कर देंगे 2r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4r स्क्वायर। और ये r स्क्वायर किसके इक्वल था, v नोड 4 टाइम्स, पहले की वाली वैल्यू से कितनी होगी, ये 4 टाइम्स होगी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। मुझे लग रहा है बेटा इसमें पाई नहीं आना चाहिए था, और यहाँ पे देखो ये पाई था, यहाँ पाई आपस में क्या हो जाता, कैंसिल आउट। यहाँ पे नीचे अगर पाई आता तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिस सोप बबल हैज रेडियाई इन द रेशो 5:3, व्हाट इज द रेशो ऑफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड देम। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सोप बबल में, 4T/R, ये फॉर्मूला होता है बेटा एक्सेस प्रेशर। टी क्या है यहाँ पे सरफेस टेंशन, आर क्या है यहाँ पे रेडियस। तो अगर एक्सेस प्रेशर P1 है और यहाँ पे P2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4T/ उसका रेडियस करस्पॉन्डिंग R1 था, और सरफेस टेंशन तो लिक्विड की सेम रहेगी, इसके रेडियस कितना है R2। तो ये एक्सेस प्रेशर फर्स्ट गैस का बबल का और ये दूसरे सोप बबल का। तो यहाँ 4T से 4T कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, R2/R1 के। तो यहाँ पे आपको दे रखा है रेडियाई है, R1 कितना दे रखा है आपके पास में 5, और R2 का रेशो दे रखा है 3। तो यहाँ पे रेशो पुट करेंगे तो R2 कितना आपके पास में 3 और ये कितना है 5। तो P1 और P2 का एक्सेस प्रेशर का क्या आ जाएगा रेशो, 3:5। तो क्या ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस, जो चार्ज है जब भी रेस्ट में होता है क्या प्रोड्यूस करता है। मान लेते हैं आपके पास चार्ज क्या है Q, ये किस में है, रेस्ट में, तो ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है।
और जब Q क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और जब चार्ज क्या होता है बेटा, एक्सीलरेटेड, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जनरेट करता है। तो चार्ज रेस्ट में था, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये तो गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कब करता, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता। तो नाइदर इलेक्ट्रिक नॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये तो क्या है बेटा, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी रिमेन सेम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है। मान लेते हैं ये क्या है, गिलास स्लैब है, और यहाँ पे कहाँ से आ रही है, रेयर मीडियम से, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो कौन सा फिनोमेना होता है बेटा, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में लाइट की यहाँ पे स्पीड v1 थी, यहाँ पे स्पीड कितनी थी, v2, स्पीड क्या हो जाती है, चेंज। तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी थी, λ1, वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, चेंज। लेकिन क्या चीज़ चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी। लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, म्यू, क्योंकि ये म्यू किसकी प्रॉपर्टी होती है, लाइट सोर्स की, लाइट सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, ये उस पर डिपेंड करती है। लाइट सही, क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक ही रहेगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो उसने बोला है रिमेन सेम, तो क्या रहेगी उसकी सेम, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट द ऑब्टेन्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज ऑफ पी टाइप है। पी टाइप का सेमीकंडक्टर हम कैसे बना सकते हैं। आपको पता है बेटा पी टाइप कौन सा सेमीकंडक्टर होता है, एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो आपका सिलिकॉन है या जर्मेनियम, इनको क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। और जो पी टाइप है और एन टाइप है इनको एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, डोपिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पी टाइप कब बनता है, जब आपके पास में कौन सी इम्प्योरिटी हो, ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसके अंदर, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की। और एन टाइप कब बनता है आपके पास में, जब पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसके अंदर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एन टाइप की। हमसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा है, पी टाइप। पी टाइप कब बनेगा, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर किसकी, ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। तो ट्राइवलेंट में क्या होता है बेटा, बनाओ आलू गाजर इन तेल, इससे याद रख सकते हैं, बोरोन फैमिली है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनेडियम, थैलियम। अगर ये इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें कौन सी फॉर्मेशन होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम नाना पापा आज सब बीमार, अगर ये पेंटावलेंट इम्प्योरिटी है, अगर इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इससे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो जर्मेनियम भी, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्या होते हैं आपके, इंट्रेंसिक, इज डोप्ड विद गैलियम, गैलियम यहाँ पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ये देखो सिलिकॉन इज डोप्ड विद एंटीमनी, एंटीमनी यहाँ पे आता है, तो ये इससे क्या बनेगा बेटा, एन टाइप बनेगा, पी टाइप नहीं बनेगा। जर्मेनियम इज डोप्ड विद बिस्मिथ, बिस्मिथ भी यहाँ पे आता है, तो इससे भी क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप नहीं बनेगा। सिलिकॉन इज डोप्ड विद फास्फोरस,
फास्फोरस भी यहाँ पे मैच करता है, इससे भी कौन सा फॉर्मेशन होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमें चाहिए था पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें सबसे मस्ट कंडीशन क्या है, लाइट कहाँ से चलनी चाहिए, डेंसर से किसकी तरफ, रेयर की तरफ। और इसको एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। जब ये लाइट क्रिटिकल एंगल पे जाती है तो ये लाइट क्या हो जाती है, ग्रेज कर जाती है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग एंगल। ये एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री रिफ्रैक्टेड एंगल। और ये इंसिडेंट एंगल, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल तक अचीव करता है तो लाइट इस सरफेस के क्या कर जाती है बेटा, ये पैरेलल। जब अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो ये लाइट सेम इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, TIR। तो मस्ट कंडीशन क्या है, लाइट कहाँ से चलनी चाहिए, डेंसर से रेयर की तरफ। तो लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो कभी भी क्या नहीं होगा, TIR नहीं होगा। तो ये सबसे मस्ट कंडीशन है, लाइट को कहाँ से चलना है, डेंसर से रेयर की तरफ। तो ये हमारी मस्ट कंडीशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेसर देन क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से लेसर होगा तो लाइट उस मीडियम में चली जाएगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लाइट उसी मीडियम में नहीं आएगी। तो लास्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ये तो बाद की कंडीशन है, लेकिन पहली कंडीशन क्या है, लाइट कहाँ से चलनी चाहिए, डेंसर से रेयर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस एंड 327 डिग्री सेल्सियस। एफिशिएंसी निकालनी है आपने। एफिशिएंसी का फार्मूला अभी बताया था बेटा, किसकी इक्वल होता है, 1 माइनस में T2 बाई T1। T2 क्या होता है, सिंक टेम्परेचर। जो लोअर टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंक। तो लोअर टेम्परेचर कितना है, 127 डिग्री सेल्सियस। इसको किस में चेंज करेंगे, SI सिस्टम में। SI सिस्टम में चेंज करने के लिए इसमें 273 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। 127 प्लस में 273, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। 7 3 10 9 10 3 4 400 केल्विन। ऐसे T1 आ जाएगा आपका। T1 क्या होता है आपका, सोर्स का टेम्परेचर होता है ये आपका। T2 सिंक होता है, ये क्या होता है आपका, T1 होता है सोर्स। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसको क्या होता है, सोर्स। T1 कितना दे रखा आपके पास में, 327 डिग्री सेल्सियस। 327 इसको चेंज करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, 10 10। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। 1 माइनस में T2 कितना आपके पास में, 400 केल्विन। ये कितना है, 600 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट, ये 2 3, तो ये एलसीएम लेंगे तो 1/3। तो 1/3 अगर इसको 100 में परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। एफिशिएंसी किस में आ जाएगी, परसेंटेज में। तो कितना आ जाएगा ये, 33%। तो ऑप्शन सी मैच कर जाएगा, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम 0। अगर इसको 100 में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज वी गो फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी। अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारी अर्थ कैसी शेप की होती है, ओवल शेप की होती है। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, पोल। जो आपका इक्वेटर है पोल से 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है। जो हमारा इक्वेटर है पोल से 21 किलोमीटर क्या है, ज़्यादा होता है। ये रेडियस किसका है, पोल का। अगर हम पोल से इसकी तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या करती है बेटा, यहाँ पे जी की वैल्यू पोल पे मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पे क्या होती है, लेस होती है। तो एज वी गो फ्रॉम
पोल्स टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि जी की वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है। जी एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। ये एम मास ऑफ अर्थ है, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर यहाँ पे रेडियस, जैसे ये रेडियस बढ़ेगा नीचे वाला, ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, इक्वेटर का ज़्यादा है किससे, पोल से, तो जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स दे रखा है बेटा, ये इक्वेशन है, इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, फाइंड द वर्क डन व्हाइल द बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम 0 से x इक्वल टू 2 तक आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डी एक्स। अगर मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो हमारा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स भी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स की इक्वेशन देखो क्या दे रखी है आपके पास में, 3a(x²) माइनस में 3, और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स भी किस में है, एक्स एक्सिस में है, और डिस्प्लेसमेंट भी किस में है बेटा, एक्स एक्सिस में। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, स्केलर क्वांटिटी होती है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से dx, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके, x कहाँ से वेरी करने लग रहा है, 0 से लेके 2 तक। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3a कांस्टेंट है, x³ डिवाइड बाई 3 माइनस में 3x, अपर लिमिट टू 0, 3 से 3 कैंसिल आउट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 की क्यूब हो जाएगी 8a माइनस में 3 इंटू 2 6, 0 पुट करेंगे बेटा यहाँ पे 0, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 8a माइनस में 6, तो हमारा सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइट ईयर। जो लाइट ईयर है उससे आपने रिलेशन बताना बेटा, कौन सी स्टेटमेंट सही है, विच इज करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, इट इज द यूनिट टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। तो टाइम नहीं होता बेटा, ये जो लाइट ईयर है ये क्या है, एक प्रकार से आपका डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है, ना कि टाइम। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। तो लाइट, इट इज द यूनिट ऑफ मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल टाइम, टाइम को मेजर नहीं करता, ये तो स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, गलत। अगला है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है आपकी। आगे, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन ए वैक्यूम इन द 1 जिलियन ईयर। लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो किसके इक्वल होता है, लाइट ईयर के इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, सही है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ एसी सर्किट इज गिवन बाय। आपने पावर एसी सर्किट की दे रखी है बेटा, P इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर कोस फाई इन द सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन पे पावर फैक्टर बताना है। तो पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है बेटा, कोस फाई के। आपको ये ट्रायंगल पता होगी, आपने 12th की है अभी, और 12th की थी तो इसमें आपने एसी चैप्टर पढ़ा था बेटा। यहाँ पे तो ये एक ट्रायंगल होती थी, यहाँ पे ये जेड होता था, ये आर था, ये एक्सएल माइनस में एक्स, राइट एंगल ट्रायंगल। ये फेजर डायग्राम बनता था रेजिस्टेंस का, इम्पीडेंस का, रिएक्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ से ये बाई ये किसके इक्वल होता था, आर बाई जेड किसके इक्वल होता था बेटा, कोस फाई के। इसी को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, पावर फैक्टर। जब रेजोनेंस कंडीशन होती है, एट रेजोनेंस
एक्सएल किसके इक्वल होता है बेटा, एक्ससी के। एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा ये। तो यहाँ से तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, जेड किसके इक्वल होता था यहाँ पे, आर स्क्वेयर प्लस में एक्सएल माइनस में एक्ससी का होल स्क्वेयर। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये जीरो हो जाएगा, जेड किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, आर के। तो कोस फाई इक्वल टू आर बाई जेड किसकी इक्वल है, आर के। तो किसके इक्वल आ गया बेटा ये, 1 के। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा रेजोनेंस कंडीशन पे, 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफॉर्मर इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। द प्राइमरी ड्राज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड द सेकेंडरी 90 एम्पियर। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आपने एफिशिएंसी निकालनी है ट्रांसफॉर्मर की। तो ट्रांसफॉर्मर में ये कोइल होती है बेटा, ये स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, ये नंबर ऑफ कोइल्स पे डिपेंड करता है। इस इधर वाले क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी, वोल्टेज प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या होगा, प्राइमरी। यहाँ पे करंट कौन सा होगा, सेकेंडरी, नंबर ऑफ सेकेंडरी, वोल्टेज क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी। स्टेप अप स्टेप डाउन यहाँ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यहाँ पे टर्न क्या है, कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा बेटा, स्टेप अप। अगर नंबर ऑफ प्राइमरी से ज़्यादा है नंबर ऑफ सेकेंडरी, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप अप। अगर इसका उल्टा हो जाए तो ये कौन सा होता है, स्टेप डाउन। दो टाइप के क्या होते हैं आपके पास में ट्रांसफॉर्मर। तो आपसे एफिशिएंसी पूछी बेटा, एफिशिएंसी किसकी इक्वल होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ये आपकी क्या है, आउटपुट है बेटा, ये क्या है आपकी इनपुट है। आउटपुट में पावर कितनी है, V। पावर का फार्मूला होता है V इंटू आई। V इंटू आई किसकी इक्वल होता है, पावर के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, VS/IS डिवाइड बाई VP/IP। वोल्टेज देखो यहाँ पे सेकेंडरी में कितनी वोल्टेज, सेकेंडरी में है ये पीछे वाला, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है बेटा, ये 11 थी ना, ये 11 वोल्ट, और ये थी आपकी 220 वोल्ट, और यहाँ पे करंट था आपका 5 एम्पियर और सेकेंडरी में कितना है आपका 90 एम्पियर। यहाँ पे इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। VS कितना दे रखा आपका 11 वोल्ट, IS कितना आपका 90 डिवाइड बाई IP कितना आपका 5/220। तो ये यूनिट ऊपर भी वाट आएगा नीचे भी वाट आएगा, आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, वाट वाट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सोल्व करो इसको, 11 20 0 से 0 9/10। तो ये एफिशिएंसी आ गई। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 9/10 इंटू 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 90%। तो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या कोई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड व्हेन इंसिडेंट लाइट इज मोर देन द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये कोई मेटल है, मेटल पे कोई लाइट डालेंगे, लाइट किसकी बनी होगी बेटा, फोटोन की, h म्यू। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तभी क्या होगा, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना अक्कर होगा। अदरवाइज यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होगा, फ्री नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है लाइट की, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, इससे क्या हो, मिनिमम इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अक्कर होगा। According to photoelectric effect, photoelectron is emitted when the
इंसिडेंट लाइट इज मोर देन द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट की। तो ये हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन ए फोर्स रिटार्ड द मोशन ऑफ ए बॉडी द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग रिटार्डेशन इज। आपके पास में फोर्स कैसा है बेटा? रिटार्डेड। फोर्स रिटार्डेड का मतलब क्या है? फ्रिक्शन क्या है? रिटार्डेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपकी बॉडी आगे चलने लग रही है, उसको चलने में रोकता है, तो यहाँ पे रिटार्डेड फोर्स है। रिटार्डेड फोर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? विस्कस फोर्स भी हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है। द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन में वर्क क्या होगा? क्योंकि अगर बॉडी आगे जाना चाहती है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके हमेशा क्या लगता है? अपोजिट लगता है। उसकी बॉडी की एक्सीलरेशन ये है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? उसकी डिस्प्लेसमेंट, अगर आगे चलने लग रही थी बॉडी तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? आगे है। दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा? 180। तो यहाँ पे कोस 180 डिग्री, तो ये वर्क डन कितना आ जाएगा? नेगेटिव। तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ पे? नेट वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। रिटार्डेड फोर्स होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी मैक्सिमम। ये 4 केस दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है किस केस में एफिशिएंसी इंजन की सबसे ज़्यादा है। तो देखेंगे बेटा, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है? पहले वाला केस चेक करते हैं। 1 माइनस में T2 बाई T1। 1 माइनस में जो लोअर टेम्परेचर होता है वो क्या है? T2। 20K डिवाइड बाई 40K, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2, मतलब कि ये क्या है? 50%। अगर मैं 100 में चेंज करूँ तो इसको 82, इसकी सेकंड वाले की देखते हैं। 1 माइनस में T2 बाई T1। 1 माइनस में T2 कितना आपका? 40K, ये 60K, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/3, तो ये कितना है? 33%। तीसरे की चेक करते हैं, ये दूसरे की थी 83। 1 माइनस में T2 T1। 1 माइनस जो लोअर टेम्परेचर है वो क्या है? T2। 60K डिवाइड बाई 80K, 2 3 4, तो कितना आ जाएगा? ये 1/4, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 25%। और लास्ट वाला केस करेंगे, 1 माइनस T2 बाई T1। 1 माइनस T2 कितना है? 80K डिवाइड बाई 100K, 4 5, 1/5, मतलब कि 20%। तो इसने क्या पूछा था? मैक्सिमम पूछा था। एफिशिएंसी मैक्सिमम कौन से केस में बेटा? 50% मैक्सिमम एफिशिएंसी है फर्स्ट केस। थैंक यू बेटा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है, आप अपने सजेशन डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या कुछ भी नेगेटिव लगता है, कुछ भी आप अपने सजेशन दे सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो में हम और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके आएँ।